मेरे प्यारे बच्चों, मैं अभिषेक शुक्ला आपका अपने YouTube चैनल मैथ सॉल्व विद अभिषेक में आप सभी का स्वागत है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों को पूरे अनसॉल्व के सारे सेट, चाहे इंटरमीडिएट के हों चाहे हाई स्कूल के हों, सब आपको इसी चैनल पर उपलब्ध होंगे। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग इंटरमीडिएट का 2022 का FF जो कि राजीव प्रकाशन में सेट नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, आप कोई भी आंसर लेंगे तो हो सकता है उसमें सेट नंबर 3 हो, सेट नंबर 4 हो, लेकिन ये चीज ध्यान रखिएगा FF सेट सभी में होगा। ठीक, तो आप लोग अगर किसी अन्य प्रकाशन की भी आप लोगों के पास अनसॉल्व होगी तो आप लोग सिर्फ FF सेट का ही देखिएगा। ठीक, अब हम लोग आगे शुरू करते हैं। देखिए, पहले का पार्ट क्या कह रहा है? यदि L किसी समतल में स्थित समस्त सरल रेखाओं का समुच्चय है। इसका अर्थ क्या हुआ कि मान लो ये एक समतल है, इस समतल में बहुत सारी रेखाएं, तिरछी मिर्ची, ऊपर नीचे, ऐसे बहुत सारी रेखाएं हैं। ठीक है, समझ L1 L2 L3 L4 बहुत सारी रेखाएं हैं, तो उन्हीं का समुच्चय है तथा संबंध R इज इक्वल टू L1, L2। और देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, L1 L2 पर लंब है। चलो खैर, हम लोग इन्हीं दो की बात करते हैं। मान लीजिए कि L1 ये एक रेखा है, ये रेखा है L1 और ये रेखा है आपकी L2। क्योंकि लंब है इस वजह से हमको L2 ऐसे बनाना पड़ रहा है। दोनों क्या है, L1 L2 पर लंब है 90 डिग्री का। ठीक, तो कह रहा है समुच्चय L में परिभाषित है। आखिर इन चार में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें लिखा हुआ है R स्वतुल्य होगा कि R सममित होगा कि R संक्रामक होगा कि इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले तो स्वतुल्य का मतलब क्या होता है? स्वतुल्य, पहले हम एक पार्ट को देखते हैं। स्वतुल्य का मतलब होता है खुद से तुलना कराना। ठीक है, तो जरा L1 को देखो, पहले L1 को L2 के साथ कंपेयर कराइए। L1 L2 पर क्या है? लंब है। ठीक, तो क्या L1 खुद पर लंब है? हो ही नहीं सकता है, L1 खुद पर कभी लंब नहीं हो सकता है, तो ये स्वतुल्य तो कट गया। अब सममित, सममित का मतलब होता है दूसरे से तुलना कराना और दूसरे का पहले से तुलना कराना। जैसे कि L1 L2 पर लंब है, बिल्कुल सही है, तो क्या L2 L1 पर लंब होगा? जो कार्य, देखिए पहले आप लोग समझ लीजिए कि आखिर सममित और समतुल्य का मतलब क्या होता है। जैसे मैं यहां खड़ा हूं, मेरे सामने एक व्यक्ति और है, अगर मैं ये कहूं कि मेरा मित्र सामने खड़ा है, ठीक, तो क्या सामने वाले का मित्र भी मैं ही हूं? तो बिल्कुल सही है, तो सममित वाली कंडीशन सही हो गई। अब दूसरी बात, स्वतुल्य क्या हुआ? मेरा मित्र सामने खड़ा है, तो क्या मैं स्वयं का मित्र हूं? यह भी बिल्कुल सही है, मैं स्वयं का हित ही चाहूंगा, अहित तो नहीं चाहूंगा, तो इसका मतलब कि वह स्वतुल्य भी होगा। अगर मित्र की बात कर रहा हूं, अगर मैं सामने वाले का मित्र हूं तो क्या मैं स्वयं का मित्र हूं? तो बिल्कुल सही है, हाँ स्वयं का तो मित्र हूंगा ही, मैं अपने हित के लिए ही सोचूंगा। ठीक, अब संक्रामक क्या होता है? संक्रामक होता है, संक्रामक में एक तीसरे पर्सन की भी आवश्यकता होती है। जैसे मैं खड़ा हूं, मेरा एक मित्र या कोई भी एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और तीसरा भी एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। अगर मैं ये कहूं कि मैं इनका मित्र हूं, बी का, जैसे मेरा नाम ए है, दूसरे का नाम बी है, तीसरे का नाम सी है। अगर मैं कहूं ए बी का मित्र है और बी सी का मित्र है, तो क्या ए सी का मित्र होगा? अगर मैंने प्रूव कर दिया कि ए सी का मित्र है तो इसका मतलब यह संक्रामक है। अगर मैंने ये प्रूव कर दिया ए सी का मित्र नहीं है तो इसका मतलब यह संक्रामक नहीं है। तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि स्वतुल्य का मतलब क्या होता है, सममित का मतलब क्या होता है, संक्रामक का मतलब क्या होता है। खैर, L1 L2 पर लंब है, तो क्या L1 स्वयं पर लंब होगा? बिल्कुल गलत है। सममित में क्या है, L1 L2 पर लंब है, तो क्या L2 L1 पर लंब होगा? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब थर्ड कंडीशन क्या कह रहा है, आर सम। अब इनमें से चार ऑप्शन में से एक ही सही होगा, सममित की कंडीशन फॉलो हो रही, इसलिए हम लोग सममित पर तुरंत निशान लगा लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं।
प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले का खा पाठ, यदि आव्यूह ए और बी के क्रम कोटि दे रखा है क्रमशः एम, ये रो होता है, ये कॉलम होता है, ठीक है। रो की डिजिट 5 एम दे रखी है और कॉलम की एन, इसीलिए रो क्रॉस कॉलम बोला जाता है इसको। एम क्रॉस एन है और बी का क्या है, एन क्रॉस पी है, तो ए बी का मतलब मल्टीप्लाई, ए और बी का क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। ए बी का क्रम है, क्या होगा, ध्यान से समझ लीजिए। सपोज दैट, पहले आप लोगों को इसका मतलब बता देते हैं। जैसे कि मान लीजिए ए की वैल्यू आपके पास दे रखी है 2 3 5 4, बी की वैल्यू आपके पास दे रखी है 3 4 5 8, सी की वैल्यू आपके पास दे रखी है 7 9 3 6, ये ठीक है। अब इसके बाद क्या है, ये ए की वैल्यू हो गई, इसका क्रम क्या है, रो कितने हो गए इसके, 1 2 3, 3 रो, कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कॉलम हो गए, ठीक। अब इसी प्रकार बी की वैल्यू होगी 4 6 8 3 2 7 5 2 4 6 8 9, ठीक, मैंने ये लिख दिया। एक बात बता रहे हैं, तो अब इसमें देखिए आप, इसमें रो कितने हैं, 1 2 3 4, रो तो 4 हो गए और कॉलम कितने हैं, 1 2 3, तो इसको ऐसे बोला जाता है। अब जब हम ए का बी में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कैसे कराएंगे, ए का जैसे ही बी में मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए का कितना है 3 क्रॉस 4 और बी का है 4 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 4 और 4 क्रॉस 3, आप ऐसे ब्रैकेट बना लेंगे, ठीक। तो इसका कॉलम का क्या आंसर, जो बचे हुए हैं वही लिख देंगे 3 क्रॉस 3, ठीक। ए बी का जो क्रम आएगा वो क्या आएगा, 3 क्रॉस 3। ऐसे ही इसमें आप चेक करेंगे, इसमें क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, m क्रॉस n और यहां क्या है, n क्रॉस p, यहां आप ब्रैकेट बना लीजिए, ठीक, इसको काट दीजिए, बचा क्या, m क्रॉस p, तो आंसर कौन सा सही होगा, थर्ड इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पहले का गा पार्ट दिया हुआ है, एक्स वाई इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है, की घात है। घात कितनी है, जरा ध्यान से समझो, दो चीजें होती हैं, आपसे क्वेश्चन में कोटि पूछ सकता है और घात पूछ सकता है। कोटि और घात होती क्या है, जरा आप समझ लीजिए। इसका सबसे पहले हम लोग कोटि देखते हैं, क्या देखते हैं, कोटि। कोटि का मतलब कितने बार अवकलन सबसे अधिक बार हुआ है, तो आप इसमें देखेंगे सबसे अधिक बार अवकलन 2 बार हुआ है, d2/dx2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 बार अवकलन इसका सबसे अधिक बार ये हुआ है, तो तुरंत इस पर आप ब्रैकेट बना लेंगे जो सबसे अधिक बार हुआ हो, ठीक। अब उसके बाद तो इसकी कोटि कितनी हो गई, कोटि हो गई 2 कैसे हुई, क्योंकि सबसे अधिक बार अवकलन जिसका वो होता है वही देखते हैं, ठीक। इसका 1 बार अवकलन हुआ है, dy/dx है, सिंगल है, ठीक है। ये 2 बार अवकलन हुआ है तो इसको देखेंगे। अब तुम्हारी नजर सीधे जिसका सबसे अधिक बार अवकलन हुआ है उसी पर जाएगी। अब इसके ऊपर पावर कितनी है, घात कितनी चढ़ी है, 1, इसके ऊपर घात कितनी है, 1, तो घात बोलेंगे 1। इसको मत बोल दीजिएगा कि घात 2 है, जिसकी कोटि सबसे अधिक होती है उसी की घात देखी जाती है, इससे मतलब नहीं है क्योंकि इसकी कोटि कम है, इनमें से सबसे बड़ी कोटि जिसकी होगी उसी की घात देखी जाएगी कि उसकी घात क्या है, उसकी जो घात होगी वही उसका आंसर होगा। तो घात कितनी हो गई, 1, ठीक। इसका कौन सा पार्ट सही है, सेकंड पार्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे आते हैं। हाँ प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहले का घा पार्ट i.i माइनस j.j प्लस k.k का मान होगा, 0 होगा कि 1 होगा कि 2 होगा कि 3 होगा, ठीक। खैर आगे देखते हैं। i.i की वैल्यू 1 होती है, क्या होती है, 1, माइनस j.j की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है,
k डॉट k की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ध्यान से समझ लीजिएगा, वैसे ये बहुत ही सिंपल है। i डॉट i की वैल्यू 1, j डॉट j की वैल्यू 1, k डॉट k की वैल्यू, अगर किसी भी अदर के साथ डॉट होता है, जैसे i डॉट j होगा तो उसकी वैल्यू 0 होगी, j डॉट k होगा उसकी वैल्यू 0 होगी, k डॉट i होगा तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी 0 होगी। ठीक है, किसी एक का अदर के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या कहलाता है आपका 0 कहलाता है। ठीक है, क्रॉस में, खैर अभी क्रॉस आगे बताएंगे, पहले डॉट वाला देख लीजिए। i डॉट i की वैल्यू 1, j डॉट j की वैल्यू 1, k डॉट k की वैल्यू 1, तो अब इसका वैल्यू क्या आ गई, +1 से -1 कट गया, क्या आ गया 1, इसका आंसर 1 है, मतलब सेकंड पार्ट इसका सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे आते हैं। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले का अंगा पार्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, 100% आते हैं। ये मान कर चलिए पूरी एक्सरसाइज में अगर निश्चित समाकलन के क्वेश्चन करीब करीब कभी कभी 8 से 10 मार्क्स के भी आ सकते हैं, इसलिए निश्चित समाकलन के ये वाले प्रश्न जरूर पढ़ करके जाइएगा। ठीक है, इसमें प्रगुण का प्रयोग होता है, प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज 8 प्रॉपर्टीज होती हैं, 8 प्रॉपर्टीज को आप एक बार पढ़ लीजिएगा, बुक में सब अवेलेबल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 0 से π/2 ये आपकी लिमिट दे रखी है, लिमिट दे रखी है 0 से π/2 dx 1 + √10x। ठीक है, इसका हल क्या होगा, पहली बात तो आप समझ लीजिए, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कभी इसमें cot x भी दे सकता है, √sin x बटे √cos x, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछेगा तो आप आंख बंद करके जो भी लिमिट दे रखी हो उसका हाफ कर दीजिए। ठीक है, लिमिट आपकी π/2 दे रखा है तो π/2 का हाफ क्या हो जाएगा π/4, इसका आंसर डायरेक्ट आप आंख बंद करके थर्ड पार्ट लगा दीजिएगा, लेकिन मैं आपको सॉल्व करना बता रहा हूं कि कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अगर आपके पास समय ना हो तो डायरेक्ट आप थर्ड पार्ट पर लगा दीजिएगा, जो भी यहाँ लिखा हो उसका हाफ कर दीजिएगा। ठीक, खैर आगे बढ़ते हैं। इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, सबसे पहले इसको i = लेट कर लेंगे, i = है 0 to π/2 dx अपॉन, अब इसको पहले तोड़ लेंगे, √10x का मान होता है √sin x अपॉन √cos x। ठीक, एलसीएम लेकर के इसको ऊपर भेज देंगे। ठीक, तो i की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 0 to π/2, एलसीएम लेकर के ऊपर भेज देंगे, √cos x ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा √cos x प्लस √sin x, और यहाँ dx लिख देंगे। ये हमारा i की वैल्यू बन गई। अब इसमें प्रगुण का इस्तेमाल करते हैं। प्रगुण क्या होता है, प्रॉपर्टीज नंबर 6 का इसमें ज्यादातर इस्तेमाल होता है। अब प्रगुण ये है इंटीग्रेशन 0 to a f(x) dx = इंटीग्रेशन, ध्यान से समझिएगा, कोई भी फंक्शन हो x के फॉर्म में तो 0 to a के लिए फॉर्मूला होता है 0 to a, फंक्शन के अंदर x की जगह पर a - x लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं a - x dx। समझ गए आप, ये प्रगुण है। 0 to a है तो क्या लिखेंगे 0 to a, ये सेम रहेगा, x की जगह पर a - x लिख देंगे। ठीक, ये प्रगुण कहता है, प्रगुण नंबर 6। अब हम लोग इसी में प्रगुण का इस्तेमाल करते हैं। i = इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2, प्रगुण का प्रयोग x की जगह पर क्या लिख देंगे π/2 - x, √cos के अंदर लिख देंगे π/2 - x अपॉन, नीचे भी वही काम करेंगे, केवल एक में नहीं करना है, जहां जहां x लिखा होगा वहां सभी जगह π/2 - x करेंगे, यहां पर भी करेंगे तो आ जाएगा cos π/2 - x प्लस √sin π/2 - x, ये हो गया dx। इतना करने के बाद खैर अब आगे बढ़ते हैं, इसको रफ कर देते हैं हम। ठीक, यहां पर करते हैं सॉल्व।
आई की वैल्यू पहले क्या, इसको इक्वेशन फर्स्ट, प्रगुण का प्रयोग करने से पहले जो आई निकलता है उसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, और उसके बाद प्रगुण का प्रयोग करने के बाद जो आई का मान आएगा उसको हम लोग सेकंड इक्वेशन, अभी हमने सिर्फ प्रगुण लगाया है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, उसको सेकंड इक्वेशन मान लेंगे। ठीक, तो ये प्रगुण के पहले की इक्वेशन है, ये वाला जो बन रहा है ये प्रगुण लगाने के बाद की इक्वेशन है। अब यहां पर लिखेंगे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2। ठीक है, कॉस 90 माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है, तो इसको लिख देंगे अंडर रूट साइन एक्स अपॉन कॉस 90 माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है, तो अंडर रूट साइन एक्स। साइन 90 माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है। अब ये प्रगुण लगाने से पहले का है आई की वैल्यू, ये प्रगुण लगाने के बाद का है, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, इसको सब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, दोनों को जब ऐड कर देंगे तो आई आई ऐड होकर के आ जाएगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2। पहले लिख देंगे अंडर रूट, हम डायरेक्ट इनको ऐड करके डायरेक्ट लिख रहे हैं, डायरेक्ट एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, ऊपर आ जाएगा अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स डी एक्स। ये चीज मैंने डायरेक्ट कर दिया है, दोनों को ऐड कर देंगे और अंदर वाले दोनों को भी ऐड कर देंगे तो ये चीज आ जाएगी। ये चीज आने का मतलब ऊपर नीचे सेम है, ये पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 1 बचा 1 dx, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2, सॉरी यहां बता देते हैं, ठीक है, यहां पर कर देते हैं क्योंकि वहां जगह नहीं बची हुई है। खैर आगे देखिए 2i इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन x लिमिट 0 टू पाई बाई 2। ठीक, ऐसे लिख देंगे, पहले x की जगह पर पाई बाई 2 रख देंगे, फिर माइनस करके 0 लिख देंगे, x की जगह पाई बाई 2 माइनस फिर x की जगह 0, तो क्या आ गया पाई बाई 2। 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो i की वैल्यू आ गई, 2 को अपॉन में कर देंगे तो पाई बाई 4। तो इसका आंसर क्या आ गया, पाई बाई 4, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन सही है। ठीक, इसको सॉल्व ऐसे करते हैं, लेकिन आप लोग इसको सॉल्व मत करिएगा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको मैंने ट्रिक बता दिया है कि जब भी कोई भी चीज यहाँ पर लिखी हो, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको हाफ कर दीजिएगा, तो पाई बाई 2 हाफ पाई बाई 4 होता है, तो डायरेक्ट आप पाई बाई 4 लिखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं दूसरे का पार्ट क्या कह रहा है, फलन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह प्रश्न भी बहुत पूछा जाता है। जो मैं कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप ज़्यादा से ज़्यादा कर लें, क्योंकि वो एग्जाम में आना ही आना है, 100% आएगा। अब जैसे इस टाइप का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे वो 2 नंबर में आए चाहे 1 नंबर में आए, आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन 1-2 तो मिलने ही मिलने हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। फलन f, इसमें कह रहा है r टेंड्स टू r, इसका मतलब किसी भी फंक्शन में रियल वैल्यू रखने पर हमको क्या प्राप्त हो रहा है, रियल मान ही प्राप्त हो रहा है, इसका अर्थ ये होता है। अब fx इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर, दैट ऑल ये साइन होता है दैट ऑल का, इसका मतलब होता है x के सभी मानों के लिए, x का कोई भी मान रखो, बिलोंगिंग किसको कर रहा है, r को कर रहा है, द्वारा परिभाषित है, तो फलन f है। फलन f क्या है, एकाकी आच्छादक है कि बहु एक आच्छादक है कि एकाकी किंतु आच्छादक नहीं है। तो
और इसमें लिखा है ना एकाकी है ना आच्छादक है। तो इन सब का पहले आप अर्थ समझ लीजिए। कैसे हम चेक करेंगे कि यह एकाकी है कि नहीं है, तो चेक करने का मतलब कैसे हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिए। पहले जो भी वैल्यू दे रखी हो हम उसको लिख लेते हैं। लिखा हुआ है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। खैर अब आगे बढ़ते हैं, चेक कैसे किया जाता है। पहले आप fx1 इज इक्वल टू fx2 कर दीजिए, ठीक, ये चेक करने का तरीका होता है। अब x1 अगर यहां करेंगे, fx1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x1 स्क्वायर, x की जगह x1 रखेंगे, x1 इज इक्वल टू x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x2 स्क्वायर, fx2 की वैल्यू x2 स्क्वायर आ गई। अब जरा इसमें से स्क्वायर हटाएंगे तो वहां क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, रूट, लेकिन प्लस माइनस लगाएंगे, x2 स्क्वायर, तो x1 की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस x2। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, x1 की वैल्यू x2 के इक्वल नहीं आई है, x1 की वैल्यू प्लस माइनस x2 आया है। मतलब x1 की दो वैल्यू आ रही है, एक प्लस में और एक माइनस में, तो इसका मतलब कि यह एकाकी नहीं है। ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर fx1 इज इक्वल टू fx2 रखते हैं, सॉल्व करने पर x1 इज इक्वल टू x2 आ जाता है, तो इसका अर्थ हुआ कि एकाकी है। और अगर x1 इज इक्वल टू x2 ना आकर के प्लस माइनस x2 आ रहा है, मतलब दो मानों को शो कर रहा है, दोनों एक दूसरे को कल नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब यह एकाकी नहीं है। तो ये तो हमको कंफर्म हो गया कि यह एकाकी नहीं है, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन तो कट गए, बचे सेकंड और थर्ड। अब हमको ये पता करना है कि अगर एकाकी नहीं है तो क्या होगा, बहु एकाक होगा। दो ही होते हैं, या तो एकाकी या बहु एकाक, ठीक। बहु एकाक का मतलब एक से अधिक मान, देखिए दो मान प्राप्त हो रहे हैं, तो ये तो कंफर्म हो गया कि या तो सेकंड सही होगा या फोर्थ सही होगा। अभी हमने एकाकी को वो किया हुआ। अब आच्छादक, अब देखते हैं आच्छादक क्या होता है। आच्छादक किसको कहते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। आच्छादक के लिए आप जो लिखा है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो पहले आप fx की जगह y लिख दीजिए। क्या लिख देंगे, fx की जगह। आच्छादक चेक कर रहे हैं, आच्छादक कैसे चेक किया जाता है वो बता। ये आपने एकाकी चेक किया, एकाकी को ऐसे चेक किया जाता है। अब आच्छादक को कैसे चेक करना है उसका मैं तरीका बता रहा हूं। उसका तरीका ये होता है कि आप fx की जगह y लिख दीजिए, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अब इसको सीधा कर लीजिए, पहले एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई हो गया। एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, प्लस माइनस अंडर रूट वाई। अब ध्यान से देखिएगा, क्या y के सभी मानों के लिए x की वैल्यू आ जाएगी, जरा चेक कर लेते हैं। अगर y के सभी मानों के लिए x की वैल्यू आ रही है तो हम कह देंगे कि यह आच्छादक है। अगर नहीं आ रही है तो आच्छादक नहीं है। जरा चेक करते हैं, y की वैल्यू अगर हम 5 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट 5। मतलब अंडर रूट 5 का मतलब भी कुछ भी 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। अगर y की वैल्यू हम लोग 4 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2 आ जाएगा। मतलब वैल्यू प्राप्त हो रही है। अब जरा चेक करते हैं, y की वैल्यू हम रख देते हैं -3। क्या रखेंगे y की वैल्यू, -3। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट -3। जबकि अंडर रूट के अंदर माइनस की वैल्यू क्या शो करती है, वो रियल मान को शो नहीं करती है, वो कॉम्प्लेक्स मान को शो करती है। तो इसका अर्थ हुआ कि ये वाला तो गलत हो गया। इसने कहा रियल वैल्यू रखने पर रियल वैल्यू आएगी, तो हमको रियल वैल्यू तो प्राप्त नहीं हो रही है। अंडर रूट -3 कोई रियल वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। तो अगर रियल वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब -3 पर x का मान प्राप्त नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि यह आच्छादक नहीं है। आच्छादक नहीं है तो फिर क्या है, तो ये इसका अर्थ हो गया कि यह अंतःक्षेपी है। क्या है, अंतःक्षेपी। दो होते हैं, एक आच्छादक होता है, एक अंतःक्षेपी होता है। अगर कोई भी चीज आच्छादक नहीं है तो इसका मतलब वह अंतःक्षेपी है। अगर कोई चीज एकाकी नहीं है तो इसका मतलब यह बहुएकाकी है। तो इसका मतलब यह क्या हो गया, यह बहुएकाकी अंतःक्षेपी है। तो इसमें तो कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं, तो इसका अर्थ क्या हो गया कि हम इसको कौन सा लगाएंगे, ना एकाकी है और ना आच्छादक है। फोर्थ, ठीक है,
सभी समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि फंक्शन, कोई भी फंक्शन रियल वैल्यू रखने पर रियल वैल्यू प्राप्त हो रही है, जहां एफ एक्स की वैल्यू, फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू कॉस एक्स है, और g के लिए ये दूसरा फंक्शन है, ये पहला फंक्शन है, g भी एक प्रकार का फंक्शन होता है, g वाले फंक्शन में भी रियल वैल्यू रखने पर रियल वैल्यू प्राप्त हो रही है, मतलब x की जगह कोई भी रियल वैल्यू रखेंगे तो हमको रियल वैल्यू ही आनी चाहिए, जहां जी एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो सिद्ध कीजिए एफ ऑपरेशन, इसका अर्थ होता है एफ ओ जी, मतलब एफ ऑपरेशन जी किसके इक्वल नहीं होगा, जी ऑपरेशन एफ के इक्वल नहीं होगा। एक नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, एक नंबर के तरीके से ही आपको लगाना होगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले एफ ओ जी की वैल्यू निकालते हैं, एफ ऑपरेशन जी, एफ ऑपरेशन जी के बाद आप यहां एक्स लगा देंगे क्योंकि एक्स के उसमें है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ एफ जी एक्स, ध्यान से समझ लीजिएगा, एफ ऑपरेशन जी एक्स का मतलब होता है एफ ब्रैकेट बनाइएगा जी एक्स, इसका मतलब ये होता है, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, हम लोग जी एक्स की वैल्यू रखेंगे, जी एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास, एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया एफ एक्स स्क्वायर। एफ ऑपरेशन जी एक्स का मतलब क्या हुआ, एफ बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे, जी एक्स ऐसे लिख देंगे, ठीक। अब जी एक्स की वैल्यू हमारे पास डायरेक्ट दे रखी है, तो जी एक्स की जगह हमने एक्स स्क्वायर रख दिया। अब फंक्शन में, एफ वाले फंक्शन में एक्स की जगह पर क्या रख देंगे, एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर रख दो यहाँ राइट हैंड साइड पर, तो क्या आ जाएगा कॉस, एक्स की जगह पर क्या रखना है, एक्स स्क्वायर, इतना करके छोड़ देंगे, ठीक। अब हम लोग जी ऑपरेशन एफ का मान निकालेंगे, जी ऑपरेशन एफ का मतलब होता है जी बड़े ब्रैकेट में एफ एक्स लिख देंगे, ठीक है। अब जी एफ एक्स की वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, कॉस एक्स है, तो यहां पर लिख देंगे कॉस एक्स इज इक्वल टू, अब जी वाले फंक्शन में, कौन वाले, जी वाले फंक्शन में x की जगह पर क्या रखना है, cos x, तो यहां पर x की जगह cos x रखेंगे तो राइट हैंड साइड पर, तो यहां x की जगह लिखोगे cos x का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर का मतलब होता है cos स्क्वायर x। क्या cos x स्क्वायर और cos स्क्वायर x इक्वल होते हैं, बिल्कुल गलत है, ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, इसलिए लिख देंगे, इसलिए एफ ओ जी डज नॉट इक्वल टू जी ओ एफ, बस ये इतना ही आंसर आपको लिखना है। और बस अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरे का गा पार्ट, कॉट इनवर्स ब्रैकेट में -1/√3 का मुख्य मान होगा। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के प्रश्न भी बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। एक नंबर में है, जरा देख लीजिए, इसमें कह रहा है कॉट इनवर्स ब्रैकेट में -1/√3 का मुख्य मान होगा, π/3 होगा कि π/6 होगा कि 2π/3 होगा कि इनमें से कोई नहीं। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं लगाने का तरीका, लेकिन बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमको समझ में नहीं आता, कभी माइनस में ले लिया जाता है कभी नहीं। इसके लिए आपको बुक में दिया हुआ है, याद करना होगा, कुछ चीज़ें याद कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा कि सर इसकी डिटेल हमको बता दीजिए, मैं आपको एक वीडियो और प्रोवाइड करवा दूंगा। खैर आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन में हो सकता है कि मैं चूंकि अनसॉल्व लगवा रहा हूं, तो मेरे दिमाग में यह है कि आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर ना हो, उस चैप्टर का कोई भी चैप्टर आप लोगों को समझ में नहीं आता हो, तो उस चैप्टर को आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, तो मैं वो चैप्टर आपको बेसिक से समझा दूंगा, जिससे कि आपके क्वेश्चन हल हो जाएंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। अब इसमें लिखा हुआ है कॉट इनवर्स -1/√3। सबसे पहले तो कॉट इनवर्स की बात हो रही है, तो कॉट इनवर्स का रेंज ज्ञात कर लीजिए, रेंज याद रख लीजिए कि कहां से कहां तक होता है। तो ध्यान रखिएगा, कॉट इनवर्स x की रेंज जो होती है
वो 0 से पाई के बीच में होती है। क्या होती है? कहाँ से? 0 से पाई के बीच में, 0 से 180 के बीच में ही होती है। ठीक, बस यही चीज मेन यही चीज है। कॉट इनवर्स एक्स की रेंज क्या है? 0 से पाई। इसका मतलब कि कॉट इनवर्स की जो भी वैल्यू आएगी वो माइनस में नहीं आएगी, क्योंकि 0 से 180 के बीच में होती है। ठीक है, खैर अब आगे बढ़ते हैं। यही रेंज आपको याद रखनी है। साइन इनवर्स की अलग रेंज होती है, कॉस इनवर्स सबकी रेंज होती है। ठीक है, नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको पूरी डिटेल बता दूंगा। अब इसमें ध्यान से देखिए, इसमें लिखा हुआ है कॉट इनवर्स -1/√3। तो कॉट इनवर्स, पहले ध्यान दीजिए 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? 1/√3 कॉट के पदों में। तो आप इसमें क्या लिखेंगे? कॉट 60, कॉट 60 की वैल्यू होती है। अब चूंकि माइनस, तो आपको ये भी पता है कॉट इनवर्स बड़ा ब्रैकेट बना देते हैं, 180 - 60, कॉट 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा होता है, इसलिए माइनस को हटाने के लिए हमने ऐसे लिख दिया है। ठीक है, अब 180 में से 60 गया, कितना बचा? कॉट इनवर्स कॉट 120 को क्या लिखते हैं? 2π/3। ठीक है, ये तो पता ही होगा। 120 को 2π/3 इंटू π/180 करके सॉल्व कर लेंगे तो 2π/3 आएगा। 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, तो 2π/3 आ गया। ठीक, अब कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल हो गया, बस कैंसिल करके दिखाना नहीं होता है। तो आपका आ गया, यहां पर मैं लिखे दे रहा हूं, कॉट इनवर्स 2π/3। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको मैंने 2 गा तक ही बताया हुआ है, आज ज्यादा नहीं बता पाया हूं। मैं अगले वीडियो में जल्दी से ज्यादा क्वेश्चन लगवाने का प्रयास करूंगा। आज बच्चों यहीं तक रखेंगे। मैं लास्ट में कह रहा हूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।